दोस्तों, क्या आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और आपका भी प्री बोर्ड पेपर हो चुका है। बोर्ड सामान्य हिंदी जो कि कक्षा 12वीं के लिए है। पेपर कोड है 302 BBE। आज हम इसका फुल सॉल्यूशन करने वाले। हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक जी फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जी फाइटर्स। हम करने वाले हैं और देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए थे और आपसे भी मिलाएंगे गलत। हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ लेकर के आए हैं। हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं प्री बोर्ड सामान्य हिंदी 2026 से। हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने लेकर के आए हैं कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी जो कि प्री बोर्ड का पेपर हुआ था आपका, उसका सलूशन आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पेपर में आए थे, क्या क्या क्वेश्चंस आपने सही किए और क्या क्या गलत किए। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे क्वेश्चंस ज्यादा गलत हुए हैं या कितने सही हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। दोस्तों, सामान्य हिंदी 2026 पेपर कोड 302 BVE। आज हम इसका फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में 100 अंक मिलते हैं। ठीक, समय 3 घंटा 15 मिनट रहता है। अब चलिए देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र को 2 खंड में बांटा गया है, जिसमें से आपको सभी प्रश्नों को करना है, सभी खंड के। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने खंड का है जो जिसमें विकल्प दिया गया है कि पहले में विकल्प है का हिंदी साहित्य का इतिहास कृत के लेखक हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का कृत के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने 1929 में प्रकाशित किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित किया था। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है बताएंगे? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी, जिन्होंने 1883 में कानपुर से इस पत्रिका को संपादन शुरू किया था। हम और हमारा आदर्श निबंध के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और जैनेन्द्र प्रताप। आप लोग बताएंगे कि किस ऑप्शन को आप लोगों ने लगाया था अपने पेपर में। तो कौन है, अब आप बताएंगे। गा का कौन सा ऑप्शन होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये सही आंसर होगा। जिन लोगों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लगाया होगा उनका सही जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। गोदान, सूरज का 7वां घोड़ा, चंद्रगुप्त, अंधा युग। कौन सा है आप बताइए, क्या है? घा का कौन सा ऑप्शन होगा? चंद्रगुप्त होगा। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? चंद्रगुप्त है ना, जो कि एक नाटक है। पंचलाइट कहानी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, शिवानी, हरीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत निराला। कौन है पंचलाइट के लेखक? कौन है आपको पता है? हरीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है? हरीश्वर नाथ रेणु जी, जिसमें मुख्य पात्र जो होते हैं वो गोधन होते हैं। ठीक, और पंचलाइट कहाँ महतो टोली में लाया जाता है, जो कि बिहार के एक छोटे अनपढ़ गांव के लोग लेकर के आते हैं मेले से, है ना। तो जिन लोगों का प्री बोर्ड नहीं हुआ है इनके लिए ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को हम सूचना दे दें, बता दें कि जिनका प्री बोर्ड नहीं हुआ है उनके लिए पेपर बहुत खास होने वाला है। जिनका हो चुका है वो बैठ करके मिलाएंगे। और इस चैनल पर आपको
बोर्ड लेवल की तैयारी भी कराई जा रही है। दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। देखिए आदिकाल को बीजपन काल नाम दिया किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास रेड्डी ने, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? किसने दिया था आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने दिया था। दूसरा का नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजपन काल को नाम दिया था। कबीरदास के गुरु का नाम था नरहरिदास, वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ। तो नरहरिदास जो थे वो तुलसीदास जी के गुरु थे, ठीक। और वल्लभाचार्य जी जो थे वो सूरदास जी के वल्लभाचार्य जी जो थे वो सूरदास जी के गुरु थे। रामानंद जी जो थे वो कबीरदास जी के गुरु थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा वो रामानंद जी हो जाएगा। और विठलनाथ जी के जो गुरु, विठलनाथ जी जो थे वो नंददास और छीत स्वामी और चार प्रमुख कवियों के गुरु थे। इसलिए ऑप्शन नंबर खा का तीसरा होगा। रीत काल को कला काल नाम दिया आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने, आचार्य मम्मट ने, राम शंकर शुक्ल रसाल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया था? गा नंबर। गा का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? गा का ऑप्शन नंबर तीसरा राम राम शंकर शुक्ल रसाल ने दिया था कलाकाल। यमा की रचना है सूर्यकांत, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। तो यमा जो है यमा वो महादेवी वर्मा जी के रचना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है नौका विहार का रचना है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो सुमित्रानंदन पंत नौका विहार के रचना है। फिर देखिए अब आपको एक गद्यांश दिया जाता है, दो गद्यांश, जिनमें से किसी एक गद्यांश को आपको करना रहेगा अथवा लगा रहता है। ये देखिए तो किसी एक गद्यांश को आपको करना है। लिखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, जो कि 5 × 2 नंबर यानी 10 नंबर के आपके गद्यांश आते हैं, ठीक। अब देखिए मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या सॉरी भूमि माता है और मैं उनका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? अब आप लोग बताइए, जिसके लेखक कौन थे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। इस प्रकार का संदर्भ हो जाएगा। रेखांकित अंश का व्याख्या, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या कर देंगे। ये थे ना। फिर देखिए राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है? तो देखो पृथ्वी हो और मानुष ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है ना। पृथ्वी कब तक भूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है? कब तक मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? उसके बाद देखिए एक प्रश्न आता है अथवा लगा करके, है ना। अगला जो प्रश्न है वो अथवा लगा करके आएगा। तो अब आप इसको करिए या फिर आप इसको करिए। अब फिर देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ संधता है, बाकी को फेंक कर वह आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं था साझा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों में पली थी, उसके रक्त के संसार के कणों को खाकर बड़ी हुई थी
और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी वे सामंत उखड़ गए, समाज ढक गई और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो बार बार अशोक अशोक आया है, तो जिससे पता चलता है कि ये जो गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, अशोक के फूल से। कि किस इसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सारांश कैसे लिखबो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। फिर इसका सारांश लिखोगे आप लोग, ठीक। फिर गद्यांश की व्याख्या करोगे, यहाँ से यहाँ का व्याख्या करना रहेगा। फिर उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए और लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है इसको बताएंगे। पारिष्कृत और मदनोत्सव का अर्थ होता है, तो आप इसको बताएंगे कि पारिष्कृत और मदनोत्सव को क्या कहा जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब आपके जैसे दो गद्यांश आपके हो गए, एक गद्यांश ये है और एक गद्यांश आपका ये है। दो गद्यांश पूछे जाते हैं जिनमें से आपको एक गद्यांश करना रहता है 10 नंबर के। अब पद्यांश पाए जाओ। पद्यांश जोन होते भैया, तो भैया पद्यांश शुरू करने से पहले जीए फाइटर्स का सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्र का भी भेज दो जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, जेके प्री बोर्ड नाए भाई जेके होएगा है, तो सोल्यूशन कर ले मिला ले। और सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम भी आएंगे, तो इसलिए एक प्रकार से ये भी आपका फायदा होगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दिए गए पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 10 नंबर के यहू है। लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी शर्मित हो वह गोद ले श्रांति खोना, ओठों की वो कमल मुख की मलानताएं मिटाना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मुंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वहीं, तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना। प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। पद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। राधा पवन दूतका को किस बात के लिए मना करती है। अल्प तथा मंजू शब्द के अर्थ लिखिए। लज्जाशील पथिक महिला के लिए राधा पवन दूतका को क्या समझाती है। तो देखिए आपको क्या करना है, कविता का नाम लिखेगा, पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग में संकलित पवन दूत का नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। ठीक। फिर देखिए अल्प और मंजू, अल्प का अर्थ होता है कम और मंजू का अर्थ होता है सुंदर। इस प्रकार के आपके पद्यांश के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब फिर देखिए अगले क्वेश्चन पर अथवा लगा हुआ है, तो आप इसको करिए। अथवा आपको एक और पद्यांश दिया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार का है कि ज्यो ज्यो लगती नाव पार, उर्मे अलौकिक सत विचार। इस धरासी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत है संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शस्य का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विशाल। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। ये किसने लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश कवि शीर्षक का नाम लिखिए। जग का क्रम कैसा है, इस पंक्ति के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है, और रजत हास और कर्णधार का अर्थ बताइए। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। तो ये जो गद्यांश है प्रस्तुत अब इसको कैसे ये जो पद्यांश है ये भी 10 नंबर का है, तो दो पद्यांश आपको मिलेंगे, चाहे पहले वाले को करिए चाहे इसको करिए। ठीक। अब इसका पद्यांश का जो शीर्षक और कवि है वो कौन है देख लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है और शीर्षक नौका विहार से लिया गया है भैया, है ना। तो अब फिर देखिए जग का क्रम कैसा है, तो इसमें दिया गया जग का क्रम कैसा है। फिर देखिए रजत हास मतलब चांदी जैसी हंसी, और कर्णधार का मतलब नाविक या। फिर देखिए आगे क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का आता है, 3 + 2 नंबर का। ये आता है आपको 80 शब्दों में लिखने के लिए। जीवन परिचय, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 2 नंबर रचना का मिलत है और 3 नंबर आपका उनके बारे में लिखे के लिए मिलत है। साहित्यिक जीवन परिचय लिखे है ना। अब चाहे आप वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख लो, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लिख लो, चाहे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी, आपका बताई दी
वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। अगर आप इनका तीनों का याद कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में यही तीनों अइबो करी, एकरे बाहर ना आई एको क्वेश्चन। ठीक, तो ये तीनों याद कर लो। अगर बाई चांस प्री बोर्ड में छूट गवा है तो ये का याद कर डालो, प्री बोर्ड एग्जाम में यही तीनों क्वेश्चन में आवे है। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए एक कवि का और एक लेखक का आई, एक गद्य से एक पद्य से, है ना, तीन तीन ऑप्शन में दिया रही। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय यह 5 नंबर के, 2 नंबर कितने मिली, रचना का 3 नंबर, जीवन परिचय का तो कुल मिलाकर टोटल 5 नंबर मिली। ठीक, अब देखो, चाहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का लिखो, सुमित्रा नंदन पंत का लिखो, रामधारी सिंह दिनकर का लिखो, चाहे महादेवी वर्मा का लिखो, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा, ये चारों जन के याद कर लो। पद्यांश में भी यही खाली आवे थे, बाहर एक को क्वेश्चन ना आई तो कमेंट बॉक्स में बताया हूं मैं क्या आ रहा बारिश। फिर देखो, अब आगे आवत है आपका कहानी लिखे, चाहे ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य लिखो और यह लाठी अथवा लाग है, 5-5 नंबर का यह आवत है, 80-80 शब्द में लिखे के दोनों क्वेश्चन में देख लो। ठीक, जो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य प्रकाशित डालिए और यह लाठी कहानी का कथा सार स्पष्ट करो, तो दोनों में से किसी एक का लिखो, 5 नंबर झपट लो, है ना। इसीलिए बताए थे कि इतना बेहतर तरीके से जीए फाइटर्स पर तैयारी करावा जाता है। अभी भी आप लोग का समझ में ना आवे तो हम का के डरी। दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप भी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने का मौका पाएं। 4 फरवरी को आप सभी के लिए एक बहुत खास इवेंट होने वाला है, जिसमें हम आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में और उसके लिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 नंबर का ये भी आता है। अब इसमें हमारे यहाँ तो भाई ज्योति जवाहर त्यागपथी आता है, त्यागपथी उत्तर प्रदेश में आता है। बाकी लोगों के लिए क्या है तो आप लोग अपना अपना देख लेंगे अपने अपने जिले के लिए, है ना। फिर देखिए, अगला जो क्रम है वो संस्कृत का है। संस्कृत का देखिए, धन्योहम भारत देशा यत्र सुशील सते जनमानस पावनी शब्द संदो प्रवेशनी सुरभारती विद्यावनेषु निखिलेषु वांगेषु अस्याः वांग्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चा वर्तते इयमेव भाषां संस्कृत नामति लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत पौधे इतिहास ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषादः अष्टा अष्टादश पुराणानि अन्यायनि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए, चाहे इसका लिख दो और चाहे एक लिख दो भैया, दोनों में से किसी एक के अगर आप लिखे वो तो आपका 2+5 संदर्भ का 2 नंबर और उसके बाद लिखिए संदर्भ का 2 नंबर और 5 नंबर ओके व्याख्या के, तो दोनों मिला के 7 नंबर के आपका एक मिल जाए, चाहिए एक लिख दो चाहे एक लिख दो। सेम पद्यांश में भी वही चीज आवत है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 2+5 नंबर के संदर्भ का 2 नंबर और 5 नंबर के व्याख्या का, तो 7 नंबर ही हो जाए। न चोरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रात भाज्यम च भारिकारी बे कृतते वर्धते योग नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। एका लिखो, या काव्य शास्त्रम विनोदेन कालो गच्छेत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खणाम निद्रया कलहेन वा। तो आप एक चाहिए कि किसी में से पद्यांश, 2 पद्यांश हूं मैं यहाँ आई जमा में से किसी एक पद्यांश का आपका व्याख्या और संदर्भ लिखे रही। ठीक, फिर देखो, निम्नलिखित मुहावरों का लोकोक्तियों में एक अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। एक वाक्य बनाओ, जैसे आग लगाकर तमाशा देखना, तो 2 लोगों को आपस में भिड़ा देना और उसके बाद खड़े होकर तमाशा देखना। अपने पैर पर खड़ा होना, है ना, तो अपने जिम्मेदारियों को समझना और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना, है ना, तो अपने पैर पर खड़ा होना। आग लगाकर तमाशा देखना ये होगा। आंख भर आना, तो एक गरीब महिला जो कि सड़क पार कर रही थी तो उसकी दुर्घटना हो गई, तो क्या हुआ, आंख में आंसू आ गए, आंख भर आना। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये 2 नंबर का आपका आएगा। एक आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नोत्तर आते हैं, चाहे एक का 2 ठो आई अथवा लाग का। या देखो,
ये और ये, तो दोनों में से किसी एक का करबो आपका 2 + 5 नंबर के आपका अपठित गद्यांश मिली, है ना। ये देख लो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के। अब देखो आगे आओ कि निम्नलिखित शब्दों युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कृत और कृति, तो कृत माने होते किया हुआ और कृति माने रचना, तो किया हुआ और रचना, इसलिए ऑप्शन नंबर सा इज राइट। फिर देखो भवन और भुवन, तो भवन माने घर और भुवन माने संसार, तो घर और संसार। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। द्विज, शिखा, अनल। अब आप बताओ द्विज के क्या होता है, द्विज के अर्थ क्या हुई। द्विज माने पक्षी और द्विज माने ब्राह्मण। शिखा माने अब किसी एक के लिखे के 2 नंबर के मिली, किसी एक के आप 2 अर्थ लिख दो। द्विज माने होते पक्षी, द्विज माने ब्राह्मण। फिर शिखा माने चोटी, शिखा माने लो। अनल माने होते अग्नि और अनल माने वायु। फिर देखो निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ 1 नंबर के यह आवत है। फिर देखो ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास करने वाला बताइए क्या होता है। ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या होता है, आस्तिक होता है। क्या होता है, आस्तिक होता है। फिर देखो निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्य शुद्ध करके लिखा, नगर का वातावरण शांतमय था, तो नगर का वातावरण जो था वो शांत था। ठीक, नगर का तो सही क्रम क्या हो जाएगा कि नगर का वातावरण शांत था। मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, तो मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, ये सही फॉर्म में लिखा है, मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती। महादेवी वर्मा हिंदी की कवित्री थी, तो यहाँ कवित्री लिखा है, जबकि हो क्या चाहिए, कवियत्री हो चाहिए। तो महादेवी वर्मा हिंदी की कवियत्री थी, है ना। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए, तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य लिखा है, उपलक्ष्य लिखा है, और राइट चाहिए उपलक्ष्य राइट चाहिए, है ना। इस प्रकार ही सही हो जाए। फिर देखो वीर रस अथवा करोड़ रस का अस्थायी भाव उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। 2 नंबर के यह आवत है। रूपक तथा अतिशयोक्त अलंकार लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए, यह 2 नंबर का आवत है। फिर देखो दोहा और सवैया छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए, यह 2 नंबर का आवत है। तो ये तीनों चीजें आपका लिखक है। अगर ना आवत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, हम तीनों के अलग एक वीडियो बनाए देवे जिसमें हम दोनों के सबके परिभाषा उदाहरण और उसके बाद स्पष्टीकरण ये सब चीजें वहां बताए के आपका अपलोड करते वीडियो आप देख ली हो। बढ़ते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए मोहल्ले की नालियों पर समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। आप एफआईआर लिखो या फिर अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए एक पत्र लिखिए। आपका 6 नंबर के का मिलत है, चाहे आप लेटर लिख दो, एप्लीकेशन लिख दो, तो आपका 6 नंबर मिली। अब फिर देखो कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, चाहे वर्तमान समय से भारतीय किसानों की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, मेरे प्रिय साहित्यकार, जनसंख्या विस्फोट कारण के निवारण और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो आप इनमें से किसी एक का लिख दो। वैसे तो हमारे समस्या वर्तमान समस्या पर भारत किसान की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण और फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये तीनों याद कर लियो, आप बढ़िया से निबंध लिख लियो, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का यही 3 ना आवे थे, बाहर ना आवे थे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी जे फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जितना वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंचे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, जिसमें बेहतर तरीके से तैयारी केवल जे फाइटर्स पर आपको मिलेगी, है ना। तो दोस्तों जे फाइटर्स पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस पेपर अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन लोगों को अभी भी लगता है कि सर हमें समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग देखें, सोल्यूशन करें और पेन कॉपी लेकर के बैठिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।